नमस्कार। वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार। 3 कृषि कानून को लेकर किसान पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन कर रहे लोग अब धीरे धीरे दिल्ली से बाहर का रुख कर रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल के चुनाव में किसान नेता राकेश टिकैत की एंट्री भी हो चुकी है। शनिवार को राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम विधानसभा इलाके में पहुंचे। इस दौरान बीजेपी पर वो जमकर बरसते हुए नजर आए। राकेश टिकैत बंगाल की राजनीति में उनकी एंट्री ने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेताओं की चिंता को बढ़ा दिया है। साथ ही साथ हम इस चर्चा में यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि बंगाल की राजनीति में टिकैत की एंट्री से सियासत का जो समीकरण है वो कितना बदलेगा। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो आंदोलन दिल्ली में चल रहा था, देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहा था, पश्चिम बंगाल में किसान नेताओं के एंट्री के बाद उसका असर क्या होगा। क्या वहां के चुनाव पे इसका कोई प्रभाव पड़ेगा। राकेश टिकैत जो वहां पे पहुंच रहे हैं उनके पीछे की मंशा क्या है। तमाम कई सवाल हैं जिसको हम समझेंगे। हमारे साथ मनोज पंडित है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, संजय गुप्ता है, नेता कांग्रेस, और अशोक पवार है, किसान नेता, सुनील कौशिक है, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज में। सबसे पहले अशोक जी, मैं आपके पास आऊंगा। दिल्ली में हमने देखा गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और दूसरे तमाम जो इलाके हैं वहां पे किसानों ने आंदोलन किया, अब भी जारी है कई जगह। अब पश्चिम बंगाल में चुनाव है, वहां पे राकेश टिकैत पहुंचते हैं, दूसरे किसान नेता पहुंचते हैं। 3 कृषि कानून का विरोध नहीं है, वहां विरोध बीजेपी का हो रहा है। तो क्या अब ये जो आंदोलन था वो कृषि कानून से बदल के अब वो सत्ता के खिलाफ हो चुका है पूरी तरीके से? देखिए, हमारा आंदोलन बेसिकली सरकार के खिलाफ नहीं है। हमारा आंदोलन इन 3 कानूनों के खिलाफ है, और क्योंकि सरकार ने ये कानून बनाए हैं तो हमें आंदोलन या उनसे रिक्वेस्ट, अभी तक तो हम बहुत ही अहिंसक तरीके से अपना सत्याग्रह कर रहे हैं, सत्य के लिए आग्रह है ये सरकार से, तो सरकार ही इसमें कुछ कर सकती है। हाँ। और डेमोक्रेसी में एक यही तरीका है। आप यहाँ देखिए, करीब करीब 3.5 महीने हो गए किसानों को सरकार ने सड़क पे रोक रखा है। दिल्ली पुलिस ने रोक रखा है, सरकार ने ही रोक रखा है। हम तो कोई जगह मांग रहे थे, रामलीला ग्राउंड दे दें या कोई और जगह दे दें, वहाँ चले जाएं। आम जनता को भी कितनी परेशानी हो रही है, आम नागरिकों को। तो अब जो है डेमोक्रेसी में दूसरा हमारा 26 जनवरी के करीब ये प्लान पहले से ही था कि अब हम ये अपना जो भी अपना सत्याग्रह है इसको हम पूरे देश में लेके जाएंगे, पूरे देश के किसानों को समझाएंगे भाई क्या कानून है। हाँ। क्योंकि 50-60% करीब किसान इसको समझ नहीं पाता है, कानूनी लैंग्वेज को, जिस तरह का लॉ बना हुआ है उसको बहुत आपको हिंदी में, अंग्रेजी में जैसे भी आप पढ़ेंगे समझना पड़ता है। तो किसान बहुत ही इलिटरेसी की वजह से समझ नहीं पाते हैं ज़्यादा। तो उनको समझाना है। बीच में सरकार ने भी कोशिश करी थी समझाने की, जाने की कि भाई इन कानूनों के क्या फायदे हैं। तो हमें जो लग रहा है कि क्या नुकसान है, तो हम वो समझा रहे हैं पूरे देश में जाके कि ये जिसके भी फेवर में है। तो इसलिए तो हमारा पहले से प्रोग्राम था। नहीं, लेकिन तो इसमें अब ये जाके वहां पे जाके आप लोग ये कह रहे हैं कि जो भी वहां पे प्रमुख नेता पहुंचे किसानों के, उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पे हम किसी पार्टी को समर्थन नहीं दे रहे, लेकिन बीजेपी को हराना है, सबक सिखाना है, उसका घमंड तोड़ना है, जरूरी होगा कि बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देना। यानी अब जो आंदोलन है क्या वो सियासी रंग ले रहा है क्या? देखिए, मैंने कहा ना आपको, सियासी रंग नहीं है। हम तो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट से ही हमें कहना है। क्या तरीका है बताइए आप। लोकतंत्र में अगर हम अपनी बात कहने चाहें तो यहां तो 100 दिन के ऊपर हो गया हम अहिंसक तरीके से बैठे हुए हैं। वहां भी हम यही समझाने जा रहे हैं अपने किसानों को, भाई ये कानून है। और हम कोई किसी को ये नहीं कह रहे हैं कि इनको वोट देना है, इनको नहीं देना है, उनको दीजिए, उनको दीजिए। हम तो उनको एक कानून समझा रहे हैं पूरे देश में, और वहां नहीं, पूरे देश में जाना है, पूरे देश के किसानों को समझाना है। किसानों का जो ग्रुप है पूरा, वो एकता ग्रुप, उसने डिसाइड किया हुआ कि पूरे देश में जाके हम जाएंगे, पूरा जन जागरण करेंगे। तो ये उसी का पार्ट है। ये कोई ऐसे नहीं कि इलेक्शन कैंपेन हो रहा है तो उसमें हमको किसी के खिलाफ ये करना है। लेकिन डेमोक्रेसी में यही एक तरीका है। आप या तो सरकार से डायरेक्ट रिक्वेस्ट कीजिए या फिर सरकार से जो है इलेक्शन के थ्रू आप जो है। मनोज पंडित, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आप लोग पूरी ताकत झोंक रहे हैं, आपके दिग्गज वहां पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को फतेह करना है, जीतना है, लेकिन जो किसान नेता वहां पे पहुंच रहे हैं, क्या आपका खेल बिगाड़ सकते हैं वो? आपके लिए बड़ी चुनौती है ये लोग? पूरा देश समझ चुका है उनकी नीयत क्या है, वो चाहते क्या। जब सरकार, इनका मकसद कोई और कुछ नहीं है, इनका मकसद सिर्फ ये है कि हम लोग राजनीति कैसे अपनी चमकाएं। महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत, जिनको अब से मुझे लगता है
2-4 साल पहले शायद लोग इतना ना जानते हो। हाँ। आज उनकी पॉपुलैरिटी कितनी गेन कर गई, सारी चीजें, ये सब चीजें उस पर डिपेंड करती हैं। आप बताइए कि जब सरकार ने ये कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि हम 1.5 साल के लिए कानून को होल्ड पे डाल देते हैं और इस पर दोबारा नई नीति बना के और चीज़ों को हम लोग दोबारा जैसे आपकी सहमति बना के इसको आगे लाएंगे, आप घर चले जाइए, आप रोड खाली कर दीजिए, तो ये कहाँ सुनने को तैयार है? कोई सुनने को तैयार नहीं। आप देखिए कि फंडिंग बाहर से आ रही है, चीज़ें हैं, और लाइट, बिजली, ये वो जो खाली बैठे सबको यहाँ बुला के बैठा रहे हैं लोग। और आप कलकत्ता में चले जाओ, देश की जनता बहुत समझदार हो गई है, सब समझती है कि कौन क्या कर रहा है। आज इस NH-24 की हम बात करें, लाखों लोग रोज यहाँ से गुजरते हैं, उनको कितनी परेशानियाँ हो रही हैं। क्या वो देश के नागरिक नहीं है? क्या उनको नहीं समझाना पड़ेगा? उनको भी समझाना है। सरकार की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना, कि हम लोग उसको आगे ना खराब हो। पर ये लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि बस एक देश में माहौल ऐसा बना दिया जाए जिससे कि एंटी बीजेपी हो जाए, तो ऐसे ही अपने मकसद में कामयाब होने वाले मुझे लगता है। संजय गुप्ता, हमने जो कि दिल्ली में लगातार देखा, हमने आंदोलन को अलग अलग तस्वीरें हमने देखी। अब जो किसान नेता हैं वो दिल्ली से बाहर का रुख कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में, हालांकि राकेश टिकैत तो देश के अलग अलग हिस्सों में गए हैं, लेकिन अगर वो यहाँ पश्चिम बंगाल में जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखिए अगर हराना है पार्टी को, बीजेपी को नहीं आने देना सत्ता में। कई नेताओं के ऐसे बयान आए जिसमें कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी का अगर घमंड तोड़ना है तो उनको सत्ता में नहीं आने देना। क्या जो किसान आंदोलन 3 कृषि कानून के खिलाफ था, अब वो सियासी रंग लेता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, मैं इस तरीके से इस बात को नहीं लेना चाहूँगा। आप समझिए कि जो किसान है आज, अगर उनके खिलाफ अगर देश की संसद के अंदर सत्तारूढ़ पार्टी वहाँ पर अगर कोई कानून ला करके संशोधन करती है अपने उन व्यापारी मित्रों के लिए कि जिनके हितों का फायदा सरकार करना चाहती है, और उस सत्ता के अंदर, सरकार के अंदर जो भी राजनीतिक दल बैठा है, ये तो उसके अंदर मैं समझता हूँ स्वाभाविक है कि उसके खिलाफ वो बात जाएगी जब वो सुनने को तैयार नहीं है। किस तरह की गूंगी बहरी और किस तरह की ये सरकार है, असंवेदनशील सरकार है। आप देखिए कि किस तरह से देश का अन्नदाता सड़क पे बैठा है। मैं भाई मनोज जी को सुन रहा था, वैसे तो बहुत अच्छे विचार वो रखते हैं। किस तरह से घृणा से भरे इनके शब्द आज देश के उस अन्नदाता के लिए, पहले तो दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लिए घृणा के शब्द रखते थे, आज घृणा की राजनीति बढ़ते बढ़ते आज वो देश के अन्नदाता के तक भी पहुंच गई है। जो भी लोग आंदोलन करेगा, मैं पूछना चाहता हूं मनोज जी, 60 साल तक इस देश के अंदर इस देश की जनता ने आपको सत्ता के काबिल नहीं माना। आपने लगातार आंदोलन किया है, आपने लगातार इस देश के अंदर सड़कें भी रोकी, रेल भी रोकी, आपने आंदोलन किए। तो क्या वो सारे जो आंदोलन की बात आपकी वो गलत थी? आपने वो गलत कार्य किए थे? आज क्यों इतना असहज हो जाते हैं कि जब देश का अन्नदाता अपना हक मान रहा है? और मैं ये कहना चाहता हूँ, उस हक को मांगने के अंदर जब सरकार सुन नहीं रही है तो क्या विकल्प बाकी है लोकतंत्र के अंदर कि अगर किसान जाकर के अपनी बात, जहाँ चुनाव है वहाँ के दूसरे अपने भाइयों, किसान भाइयों को नहीं बताएगा कि अगर ये सरकार दोबारा सत्ता में आएगी या ये सरकार बंगाल में आएगी तो किस तरह से इन्होंने, आज पेट्रोल डीजल के क्या रेट हैं, आज आप देखिए औद्योगिक उत्पादन की जो बात है, GDP के क्या हालात हैं, इस देश के अंदर रोजगार के क्या हालात हैं। बात तो बहुत सारी होने की आवश्यकता है, मगर चूंकि किसान आंदोलन के ऊपर बैठा है और वो अपनी बात अगर कहीं पे चुनाव है वहां जाके रखना चाहता है, अपने भाइयों को बताना चाहता है, तो इस देश के अंदर हमारा लोकतंत्र ये अधिकार देता है। वो उस संविधान का जो अधिकार है, उस अधिकार के तहत जाकर के अपनी बात को रख सकते हैं। मैं समझता हूँ उसी का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसको राजनीतिक रंग देने की कोई आवश्यकता मैं समझता हूँ उसमें नहीं है। ठीक है सुनील कौशिक, राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से राजनीति हो रही है और राजनीति के केंद्र में किसान रहा है आज से नहीं कई दशकों से, उसको देखते हुए अब जब यूपी का किसान यानी राकेश टिकैत और दूसरे जो किसान नेता वहां पे जाके प्रचार कर रहे हैं, क्या उसका असर बंगाल के किसान पर पड़ेगा? नहीं, ये तो समय बताएगा, लेकिन लोकतंत्र में सारे लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है। जनता के बीच जाकर के सरकार से सहमति जताना, असहमति जताना भी लोकतांत्रिक संविधान में अधिकार दिया गया है, चाहे राजनीतिक पार्टी हो, चाहे संगठन हो, चाहे जनता हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार ने अपनी बातें रखी जनता के बीच जाकर के, किसान संगठन अपनी बात रखेंगे, विपक्ष के राजनीतिक दल अपनी बातें रखेंगे, लेकिन जब रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा कि वास्तव में जनता ने किसकी बातों को माना है, सरकार की बात को माना है, किसानों की बात को माना है, या राजनीतिक संगठन जो विरोधी पार्टियां हैं विपक्ष में बैठी हुई उनकी बात को माना है। लेकिन आज की स्थिति में मुझे नहीं लगता कि इस देश में आंदोलन हुए हैं
उसमें करीब 10 या 11 बार किसी आंदोलन वालों से बातें सरकार के समक्ष रही हों। 10-11 चक्कर की जब वार्ता रही, कोई रिजल्ट नहीं निकला, सुप्रीम कोर्ट में संगठन भी गए, सरकार भी गई, 2 महीने का समय दिया, समिति बनाई, समिति पर किस तरीके से सवाल खड़े किए गए, सरकार पर सवाल खड़े किए गए। अब मुझे लगता है कि 2 महीना लगभग होने वाले हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय देगा। समिति जो है उन 4 लोगों के विचार उन्होंने सुनी है, उसने क्या रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट सहमति देता है कि नहीं सहमति देता है। और मुझे लगता है कि इन 5 राज्यों के चुनावों से पहले ही जल्दी ही कोई ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बातें आएंगी जो लगेगा कि जनता के बीच संदेश आने का काम वो करेगी। लेकिन जी बताइए। लेकिन जो 5 राज्यों के चुनाव हैं वहां पे अगर किसान नेता जाते हैं तो जाहिर है एक बात तो रखी जाएगी, दिल्ली की तस्वीर पूरे देश ने देखी है कि क्या क्या हुआ किसानों के साथ और किस तरीके से बारिश में भी वो आंदोलन करने को मजबूर रहे, ठंड में भी वो आंदोलन उनका जारी रहा, गर्मी के दिन है अब भी उनका आंदोलन जारी है। क्या ये तस्वीरें वो जो हालत हुई है वो प्रभावित करेंगी दूसरे उन राज्यों के किसानों को या लोगों को कि देखिए साहब जो केंद्र सरकार है उसका रवैया क्या था, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनका रवैया क्या है। देखो, देश के बड़े आंदोलन उठा के आप देखिए, आंदोलन जब भी सक्सेस होता है जब जनता का सहयोग मिलता है। और जो भी कोई आंदोलन कर रहे हों तो उसमें जनता का सहयोग न मिले, कहीं न कहीं जनता के सामने परेशानी खड़ी किए जा रही हों या जनता परेशान महसूस करे, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के से अलग हटके है। ये किसानों को समझना पड़ेगा। तमाम ऐसे स्थान दिए गए हैं, दिल्ली में भी तमाम ऐसे स्थान हैं, जनता को परेशानी न हो वहां जाकर के बैठें, आंदोलन करें। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जनता का समर्थन दोबारा फिर मिलना शुरू होगा। लेकिन जहां जहां जिन रोडों को जाम करके जहां जहां सड़कों पे ये बैठे हुए हैं, कि तमाम जगहों से खबर आ रही है कि सड़कों पे प्लॉट भी कट रहे हैं, मकान भी बनाए जा रहे हैं, कहीं न कहीं ईंटें पहुंच रही हैं, पुलिस विरोध नहीं कर सकती कि आप ज्यादा संख्या में हो, या ऐसी कोई बात होती है दोनों तरफ। ये सारी चीजें किसान संगठनों को समझनी पड़ेगी कि ये भी लोकतांत्रिक तरीका नहीं हो सकता है कि आप सड़कों पर प्लॉट करके मकान बना रहे। तो ये जनता के बीच में बातें जा रही हैं। वास्तव में किसान संगठन जनता का सहयोग चाहते हैं तो एक उचित स्थान पर जाकर के सरकार के विरोध में जब तक चलना चाहे तब तक उनका विरोध करें। मुझे लगता है इससे जनता का समर्थन को मिलेगा। ठीक, अशोक पवार, ऐसी कुछ गतिविधियां हो रही हैं जिससे जनता के बीच में ये संदेश जा रहा है कि देखिए आम लोगों के लिए भी परेशानियां बनी हैं। 3 महीने से ज्यादा का वक्त तो दिल्ली में ही हो चुका है, गाजीपुर बॉर्डर और दूसरे इलाकों में जो आंदोलन चल रहा है, प्रदर्शन हुआ। क्या आप लोग ये संदेश दे पाए हैं जनता को, या जनता का जो सहयोग मिलना चाहिए था किसी आंदोलन को या आपके आंदोलन को, उतना मिल पा रहा है आप लोगों को? देखिए, हमारा देश के नागरिकों को असुविधा पहुंचाने का कोई भी इरादा या मकसद नहीं है, हमारी मंशा नहीं है। हम जा रहे थे शुरू के दिन ही, किसान रामलीला ग्राउंड जा रहे थे जहां पे सारे के सारे आंदोलन होते हैं। जो जगह है वो सरकार को पहले दिन दे देनी चाहिए थी। सरकार ने क्या गलती करी कि वो मांगने लगे स्टेडियम दिल्ली गवर्नमेंट से 1-2 दिन। दिल्ली गवर्नमेंट ने मना कर दिया, उसमें 24 घंटे का 48 घंटे का समय निकल गया। फिर सरकार ने जगह बता दी, वो निरंकारी भवन, संत निरंकारी का जो ग्राउंड है, संत निरंकारी ग्राउंड में 5 दिन के बाद उनका समागम था, 5 से 6 दिसंबर। तो सरकार तो ये चाह रही थी कि इनको या तो आप जो स्टेडियम में जेल बंद कर दीजिए या फिर इनको संत निरंकारी भवन में डाल दीजिए, उसमें मैदान में संत निरंकारी और ये आपस में लड़ते रहेंगे, वो इनसे खाली करके भगा देंगे 6 दिसंबर को। यही था ना। तो सरकार को कोई प्राइवेट जगह जो है संत निरंकारी मैदान, वो क्यों देना चाहिए था किसानों को? वाई नॉट रामलीला ग्राउंड, वाई नॉट जंतर मंतर? अगर सरकार ये समझ रही थी जगह कम है, जंतर मंतर नहीं, तो रामलीला ग्राउंड दे। क्या रामलीला ग्राउंड में आज तक कोई आंदोलन नहीं हुआ क्या पहले आज तक? क्यों सरकार ने मना किया? क्या चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने वो आपके राजपथ पे नहीं किया है आंदोलन? या जो मैदान था, वो जो राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच में मैदान था, बोट क्लब बोलते हैं, 1 महीना आंदोलन वहां नहीं हुआ? तो क्या परेशानी थी सरकार को इनको देने के लिए? लेकिन सरकार खुद गिल्टी कॉन्शियस है। किसान तो भोला भाला होता है, सज्जन होता है, वो जाके कहीं मार पीट देगा, तोड़ देगा किसी को? अरे वो तो बैठा हुआ है बिल्कुल वहां भी शांतिपूर्वक तरीके से जाके उसने बैठना है। आप चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दीजिए, इतना लाव लश्कर पुलिस का लगा दीजिए, कहां जाएगा वो? खत्म कर दीजिए उसकी इधर उधर एंट्री। क्यों सरकार इतनी डर रही है? क्यों प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि हमारे दिल, हमारे घर खुले हुए हैं, दरवाजे किसानों के लिए 24 घंटे, और उनके आगे बैरिकेड लगा दिए, कभी कील लगा देते हैं, कभी पैरामिलिट्री फोर्सेज खड़ी कर देते हैं जिनका काम बॉर्डर पे है। एसएसबी, सीआरपीएफ,
बीएसएफ, इनका काम पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पे है। इनको लोग बाग कह रहे हैं ये बॉर्डर हो गया, टिकरी बॉर्डर हो गया, गाजीपुर बॉर्डर हो गया, ये हो गया। अरे ये कोई चाइना पाकिस्तान बॉर्डर थोड़ा ही है, चाइना इंडिया सॉरी, या इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर थोड़ा, ये बना दिया आपने। एक प्रधानमंत्री कहते थे जय जवान जय किसान, तो देश में आत्मनिर्भरता हो गई थी गेहूं धान की पैदा करने की 5 साल में। एक प्रधानमंत्री ने कर दिया ईश्वर जवान ईश्वर किसान। ये कौन तरीका है भाई डेमोक्रेसी में? ये कोई बंदूक लेके आए हुए हैं क्या किसान? ये अपनी बात रखना चाह रहे हैं, उनसे बात करें। किसी प्रधानमंत्री ने आज तक ऐसा नहीं किया कि किसानों के जो 70% पॉपुलेशन 80% देश में, कि वो बात ना करें। प्रधानमंत्री जी मैं आज भी कह रहा हूं, उन्होंने खुद कहा था 24 जनवरी को एक फोन कॉल अवे है। प्रधानमंत्री जी खुद फोन करवा दें अपने ऑफिस से, 1 घंटे में प्रधानमंत्री जी इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। एमएसपी दे दें किसानों को। किसान अपना न्यूनतम अधिकार मांग रहा है, इसमें बताइए कि किसको क्या नुकसान है। प्रधानमंत्री जी बता दें भाई ये नुकसान है देश में, या सरकार को ये नुकसान हो जाएगा, या प्राइवेट जो आएगा उसमें खरीदने के लिए वो एमएसपी पे खरीदे। हम तो ये चाहते हैं, फिर वो तो अपने रेट पे बेचेगा ज्यादा बाद में। हम इस कानून में केवल इतना चाह रहे हैं, अगर ये एमएसपी भी कर देते, उसमें लिख देते, तो कोई भी आंदोलन नहीं होता। उसमें कर दिया कृषक कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा कानून। अरे कृषि सेवा कानून क्या होता है भाई? कृषक कीमत आश्वासन। व्हाट इज कीमत आश्वासन? इट इज प्राइस अश्योरेंस अंग्रेजी में। फार्मर्स प्राइस अश्योरेंस। प्राइस अश्योरेंस विल नॉट स्टैंड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अश्योर्ड प्राइस भी वर्ड होता है, या हम एक निर्धारित कीमत देंगे, ये भी होता तो भी बात ठीक थी। इट इज सच अ लूज वर्ड, प्राइस अश्योरेंस या कीमत आश्वासन। कीमत आश्वासन का कोई मतलब नहीं होता। पॉलिटिकल भाषा में तो आश्वासन का मतलब झूठा होता है, नहीं मिलेगा जाओ, ठीक आश्वासन दे दिया कुछ नहीं होगा। जब कहते हैं करेंगे तो इसका मतलब होता है कुछ हो जाएगा, ठीक है। जब कर देते हैं तब समझो 100% हो गया। आश्वासन इन पॉलिटिकल लैंग्वेज इज नो। मनोज देखिए, अगर किसान दूसरे राज्यों में जा रहे हैं या पश्चिम बंगाल में जा रहे हैं, तो इसकी वजह भी तो आप लोग है ना। दिल्ली में आप लोग रास्ता नहीं निकाल पाए, उन्हें आश्वासन नहीं दे पाए, उन्हें भरोसे में नहीं ले पाए, मजबूरन उन्हें जाना पड़ रहा है, कभी पश्चिम बंगाल, कभी हरियाणा, कभी उत्तर प्रदेश, कभी किसी दूसरे राज्य में। जब मैं कह रहा हूं कि जब सरकार ने कह दिया कि हम 1.5 साल के लिए कानून को होल्ड पे डाल रहे हैं, और जो कमेटी बनेगी वो कमेटी उस पर पूरा होमवर्क करके जो निर्धारित करेगी उस आप उसको बना लेंगे, तब ये इस बात पे क्यों अड़ेंगे सिर्फ वापस लोग तभी हटेंगे यहाँ से? ये जब जगह निर्धारित कर दी गई, आपको बैठने के लिए जगह दी जा रही है, वहाँ बैठ जाइए, तो क्यों नहीं हट रहे वहाँ से? ठीक है, सिर्फ यही बात क्यों कि नहीं कानून वापस लेंगे तो हटेंगे? कानून वापस नहीं लिए जा सकते। जब कानून का अस्तित्व नहीं रह गया तो कानून वापस ले ना ले उससे क्या फर्क पड़ता है इनको? पर लेकिन नहीं, सिर्फ एक ही बात पे अड़ना है कि नहीं कानून वापस लें। और रही बात ये कि और स्टेट्स में जाने को, ये लोकतंत्र है, देश संविधान से चलता है ना, आपके कहने से चलता है, मेरे कहने से चलता है। कोई भी कहीं भी जा सकता है, कोई कुछ भी कह सकता है। जब दिल्ली में रास्ता नहीं निकलेगा, दिल्ली की सरकार नहीं सुनेगी, तो मजबूरन उसे जाना पड़ेगा। बिल्कुल रास्ता निकालने की पूरी कोशिश की गई, 12 बार मीटिंगें हुई, सारी चीजें हुई, आधी सहमति बन चुकी थी, उसके बाद ये लोग मानने को तैयार नहीं थे। आप बताइए कि 26 जनवरी को परेड के बाद इनको बोला गया परेड 12 बजे खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप निकाल के जाइए, पर लेकिन उन्होंने सुबह 8 बजे ट्रैक्टर निकालने चालू कर दिए। जो दिल्ली में आतंक मचाया, उससे आप हमसे अच्छा आप जानते हैं कि क्या हुआ दिल्ली में। देश में सरकार की जिम्मेदारी यह भी बनती है कि कायदे कानून को लागू रखना। अगर हम कायदे कानून को लागू नहीं रखेंगे तो हम उसकी भी जवाबदेही सरकार की होती है। ठीक, संजय कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन अशोक आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं संजय की भी हाँ, मैं ये कह रहा था कि तो 26 जनवरी का भी इंसिडेंस ये कह रहे हैं मनोज जी, उसको भी हम सब किसानों ने उसकी भर्त्सना की है, और वो 8-9 बजे जो भी जाने शुरू हो गए थे, देखिए पुलिस को वो बैरिकेड नहीं हटाने चाहिए थे। मैं उस दिन न्यूज़ सुन रहा था 9-10 बजे, ये देख रहे थे कि पुलिस ने बैरिकेड वहाँ से हटाने शुरू कर दिए। उनको बैरिकेड 11-12 बजे हटाने चाहिए थे, कोई नहीं जा सकता था। दूसरी चीज़, इतने बंदोबस्त के बाद प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं 1 किलोमीटर ये आपके ITO ग्राउंड से, वहाँ तक कैसे ये लोग 26 किलोमीटर ट्रैक्टर पे ही तो गए हैं भाई, उसमें जाने में 1 घंटा लगता है, कैसे पुलिस ने वहां से वहां तक नहीं जाने दिया? अगर इनको तो नहीं रोका जाता तो डॉक्टर साहब आप क्या बोलते? अच्छा, ये कोई पाकिस्तानी थोड़े हैं, आपने वाटर कैनन चला दिया इनके ऊपर, आपने ये चला दिया उनके ऊपर, यही वर्ड होते ना आपके। जब आपको परमिशन दे दी गई चलने के लिए, तो आपके प्रधानमंत्री जी 1 किलोमीटर दूर बैठे थे, क्या प्रधानमंत्री जी जाके इनको कहते कि भैया मत जाओ? कोई मानने को तैयार था क्या? आप बताइए, बैरिकेडिंग खुद तोड़े गए, बैरिकेडिंग के ऊपर ट्रैक्टर चलाए गए,
तब जाके बैरिकेडिंग हटे, किसे हटाए नहीं थे वो। नहीं, वो ऐसे नहीं तोड़े जाते हैं, वहां तो बहुत बड़ा बंदोबस्त था, वाटर कैनन, लठ और सारे गैस तंत्र, वो तो सब कर चुकी थी सरकार पहले ही। वो तो करते, गड्ढा खोदना, सड़क खोदना, पूरा वहां से हरियाणा में से करती आ रही थी। सरकार ने कोई बहुत उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। वो तो जल तंत्र चल रहा था जब टेम्परेचर 2-4 डिग्री में था। वो सरकार बड़ी क्रूर सरकार है, ये सबने देख लिया पूरी दुनिया में। और तब से 3 महीने से बैठा के रखा हुआ है सड़क पे कि नहीं सुनेंगे तुम्हारी, जो कर लो, ना तुमको एमएसपी देंगे। अरे किसान अपना न्यूनतम अधिकार मांग रहा है, इट इज न्यूनतम अधिकार, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो सरकार तय करती है। किसान के खेत में जो भी चीज जाती है वो एमआरपी पे लेके आता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे खरीद के लाता है। ट्रैक्टर, खाद, बीज, फावड़ा, टीलर, हैरो, उसको बनाने वाला उसका रेट तय करता है, एमआरपी। और किसान की जो फसल पैदा होती है उसकी रेट तय करती है सरकार। उनकी जो समझ में आ जाए, उनकी जो समझ में आ जाए, फायदा होगा नहीं होगा, घाटा होगा क्या, और उसे भी देने को तैयार नहीं। बताइए क्या विरोधाभास है। अरे आप रेट कम कर लीजिए, ज्यादा कर लीजिए, रेट निर्धारित करती है तो दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत नहीं है। हम कह रहे हैं निर्धारित करते हो तो उसे दे तो दो। आप निर्धारित कर रहे हैं तो दे दीजिए उसको। उसमें फार्मर भी होना चाहिए सीएससीपी में, इसलिए प्रॉब्लम। सीएससीपी में भी कोई फार्मर नहीं है। 5 मेंबर की कमेटी होती है, एक चेयरमैन होता है, एक सेक्रेटरी होता है और एक तीसरा मेंबर होता है। तीनों गवर्नमेंट के हैं, 2 फार्मर होते हैं। 2 फार्मर है नहीं। और जहां तक फार्मर से पूछने की बात है सरकार की, इवन संघ के फार्मर लीडर बनी प्रसाद चौधरी, क्या सज्जन का नाम है, मैं नाम में ठीक बहुत पीछे नहीं, हाँ, और दूसरे भाजपा का संघ, उनसे भी नहीं पूछा। टेली टीवी पे आके बताते हैं हमसे भी सरकार ने नहीं पूछा। अब कोई कानून बनाया है, कोई इनके खिलाफ बना दिया है, बेचारों के मीडिया वालों के खिलाफ, उनसे नहीं पूछा। सारा डेली हल्ला हल्ला कर रहा है। अरे डेमोक्रेसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है जो भी सरकार कानून बनाती है उसको 60 दिन पहले आप पब्लिक डोमेन में लेके आइए। दैट इज डेमोक्रेसी। दिस नॉट I decide and pass the law, खत्म, follow it। ये कोई डिक्टेटरशिप थोड़ा ही है भाई। ये सरकार का सुप्रीम कोर्ट ने का एक कहा हुआ है कि आप इस तरह से डेमोक्रेसी। संजय गुप्ता, आप टिप्पणी कर रहे थे क्योंकि मनोज की बात पे भी आप जवाब देना चाह रहे थे। जी, मैं देना चाहता था। देखिए, दरअसल इस देश के अंदर जो सरकार के अंदर लोग हैं, लगातार मैं बताना चाहता हूँ कि भ्रम फैलाने का उनका एक लगातार एक मिशन है, चाहे आरएसएस ले लें चाहे भाजपा ले लें। मैं बताना चाहता हूँ कैसे। अभी मनोज जी बता रहे थे फार्मर्स के विषय पे क्या ये कानून वापस नहीं लिया जा सकता। तो मनोज जी मैं पूछना चाहता हूँ, लैंड एक्विजिशन एक्ट आपने वापस लिया कि नहीं लिया? इन्हीं लोगों की दवा पे लिया कि नहीं लिया? और इस देश में सैकड़ों ऐसे कानून वापस हो चुके हैं। मैं भाई साहब अगर आप मुझे मौका दें, सैकड़ों कानून इस देश के इतिहास के अंदर सरकार ने जो पास किए वो वापस लेने पड़े। और देखिए ये सरकार जो है, ये सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता की सरकार है। इसके अंदर आपका कुछ नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि हम जो तानाशाही रवैया आपने अपनाया है, ये समझना पड़ेगा आपको। और इस देश के अंदर किस तरह का आपका हट है, सरकार किस तरह के हट से काम कर रही है कि देश की 60% आबादी जो कि किसान कार्य से जुड़ी हुई है, हमारी कृषि कार्य से जुड़ी है, उसकी किस तरह की आप अवहेलना कर रहे हैं, किस तरह से उनके खिलाफ केवल देश के पहले 10 या 20 बड़े उद्योगपतियों के हितों की रक्षा करने के लिए, उनके लिए एजेंट के रूप में आप काम कर रहे हैं। किस तरह से देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, मैं बहुत सारी बातों पे नहीं जाना चाहता हूँ, मैं किसान पे ही बात कर रहा हूँ। और किस तरह से किसान के आप कितने हितैषी हैं, तो देश देख रहा है। 18% का जीएसटी आप ही की सरकार ने लगाया ना किसानों के उपकरणों पे, इससे पहले कभी नहीं लगा। इसके अंदर यूरिया 5 किलो आपने ही घटाया, इससे पहले कभी नहीं घटा। और 500 रुपए के यूरिया का थैला जो 1500 रुपए का कर दिया, वो भी आपने काम किया है। डीजल की बात अगर कर लें, भाई साहब 1 मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं तो डीजल नहीं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 1 मिनट अपनी बात कह दूं। डीजल 1 मिनट सर, मनोज जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं तो आपके बीच में नहीं बोला सर, सुन लीजिए ना, किसी को उंगली दिखा, अरे सुन लीजिए, कोई बात नहीं, अरे सर इन्हीं के लिए तो कह रहे हैं, हम इन्हीं के लिए कह रहे हैं, इन्हीं के लिए कह रहे हैं, सुनिए आप, नहीं चलना भी चाहिए बिल्कुल। ये देश जो है चुनाव से जीता जाता है, यहाँ पे सरकार बनती है 60%। अगर ये लोग अगर इनकी सरकार है, सुनिए ना मेरी बात भाई साहब, कांग्रेस कानून को आप बीच में टोक रहे हैं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए ना आप, तो आप सरकार में जरा शिष्टाचार रखें, विपक्ष को भी सुन लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जिस तरह का व्यवहार ये सरकार कर रही है, इससे पहले इस तरह के उदाहरण नहीं है।
सरकार ने, आपने कहा कि 11 बार 12 बार किसानों से बात की, रिजल्ट क्या आया? और आपने कहा 3 कानून को नहीं हटा सकते, कौन सी बाध्यता है? आपने कहा जी हम 1.5 साल के लिए पोस्टपोन करना चाहते हैं, सरकार बड़ा दिल करके कहती है कि 1.5 साल के बाद इसको तय करेंगे, इसको स्टे कर दिया है, इसको रोक दिया है, इसको हटा दिया है, इसका कार्यान्वयन नहीं होगा, तो बड़ा दिल होता है ना। आप कहते हैं कि जब आप एमएसपी पे आपको इतराज नहीं है तो आप इसको नोटिफाई कर दीजिए। जिस तरह से एमआरपी आपने देश के अंदर नोटिफाई किया है, आप उद्योगपतियों के फेवर के लिए बात करते हैं, क्यों किसान उस गरीब के लिए ये नहीं कहते कि 1000 रुपए से नीचे यदि कोई चीज है, अगर उसका मूल्य तय किया गया उससे नीचे बेचेगा तो उसके अंदर सजा होगी, इसमें कहने में इतराज क्या है? और ये आपकी मंशा को दिखाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो तानाशाही आप इस देश के अंदर प्रदर्शित कर रहे हैं, किसान को, प्रत्येक किसान को, केवल किसान को नहीं, इस देश के बेरोजगार को, इस देश के मजदूर को, जिसने मिनिमम आपने वेजेस के लिए कहा था, आज कहीं नहीं मिलती है, इस देश के अंदर उन सभी लोगों को जिनको आपने सपने दिखाए थे, वायदे किए थे, आपके खिलाफ चुनावों के अंदर जाकर के प्रचार करने का, बात करने का पूर्ण अधिकार है। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। ठीक है, मैं सुनील आपसे समझूंगा ये सारी चीजें, लेकिन अशोक कुछ कहना चाह रहे हैं। अशोक जी, बहुत शॉर्ट में कीजिएगा टिप्पणी। हाँ, मैं कांग्रेस प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि भाजपा नहीं दे पा रही एमएसपी, क्या ये एमएसपी देंगे अगर इनकी सरकार आ जाती है? देखिए, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि आपको ये समझना पड़ेगा, ये वो कांग्रेस की सरकार थी जिसने इस देश के अंदर 75,000 करोड़ रुपया किसान का माफ किया। मैं आपको एमएसपी पे भाई साहब आप कर्जा फर्जा छोड़ दीजिए, सुन लीजिए ना, क्यों छोड़ दीजिए? नहीं किया है, नहीं, आप कहिए नहीं किया है। अरे भाई चीखो मत, आप कह दीजिए नहीं किया है। मेरा क्वेश्चन नहीं चीखो कि आप धमका रहे हैं। आप नहीं इस तरह से बात, मैं एमएसपी की बात चाहता हूं, मैं इस तरीके से आपकी बात का जवाब देना नहीं चाहता हूं। सुनिए, वो कर दिया ये नहीं, आप इतनी एरोगेंसी से बात ना करें। अभी हम आप इतनी एरोगेंसी से बात ना करें, आप शब्दों को समझिए। किसान है भाई, नहीं, एरोगेंसी नहीं चाहिए ना सर, सभ्यता होनी चाहिए ना। मैं अपनी बात, अपनी आपने सवाल पूछा तो जवाब देने का अवसर तो दीजिए। किस तरह से बात करना चाहिए, आप सुनिए ना बात को। अरे आप सरकार से तो बात आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हमारी तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? क्यों नहीं कर रहे? क्या कर रहे हैं बताइए, क्या कर रहे हैं आप? सुनिए ना मेरी बात, भाई कांग्रेस की बात बता रहा हूँ। 70 साल स्वामीनाथन आयोग किसने बनाया? बीजेपी ने बनाया। 70 साल राइट टू फूड किसने दिया? आपसे पूछ रहा हूँ, 75,000 करोड़ रुपए किसने माफ किया? लगातार इस देश के अंदर किसानों के उपकरणों पर कोई टैक्स नहीं लगाया, ये किसने दिया? सब्सिडी किसने दी? और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो प्रश्न आपका है, जो प्रश्न आपका मैं जवाब दे रहा हूं, जरूर इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल इसको कानूनी तौर पे समझ करके, क्योंकि ये बड़ा त्वरित जवाब नहीं दे सकते हैं, इसके लिए कोई एक व्यक्ति जवाब नहीं दे सकता है। हम कांग्रेस संगठन के अंदर से आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, हमारी नीयत कांग्रेस की किसान के साथ है। जरूर जो आपकी जायज मांग है, जब हम देश के अंदर खड़े होकर ये कहते हैं, हमारे नेता कहते हैं कि एमएसपी मिलना चाहिए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं जब हमारी सरकार आएगी पूरे तरीके से इसको मजबूत तरीके से समझ करके, कानूनी इसको जामा पहना करके, और इसको जरूर पास किया जाएगा। और केवल एमएसपी की बात हम नहीं कर रहे हैं, इस देश के अंदर किसान का विकास लगातार कैसे होता रहे। आप याद कीजिए कि क्या हालात सन 47 या सन 50 के अंदर किसान के होते थे। लाल बहादुर शास्त्री की बात आपने अभी की, वो कांग्रेस की हमारे प्रधानमंत्री। तो मैं वही कह रहा हूं कि ये वही विचारधारा है। हम चाहते हैं इस देश के अंदर जो किसान है उसको ऊपर आना चाहिए। क्या उसके बच्चे को शिक्षा का अधिकार नहीं है? क्या उसको आज देश के अंदर जो सुविधाएं और उद्योगपति को मिली है, किसान को नहीं मिलनी चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूं, इतना श्रम वो करता है और कांग्रेस आपके साथ है। कांग्रेस उस गरीब के साथ, उस किसान के साथ है जिसके साथ अत्याचार हो रहा है। और मैं इस बात को भी मानता हूं खुले दिल से कि जो किसानों को अधिकार मिलने चाहिए थे वो कांग्रेस की सरकारों में भी नहीं मिले। यदि मिल गए होते तो ये हालात ना होते, ये मैं मानना चाहता हूं, इसको स्वीकार करना चाहता हूं। ये बड़ी और इससे ज्यादा मिलना चाहिए था, इससे ज्यादा मिलना चाहिए था। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारे नेता राहुल गांधी, हमारी नेता सोनिया गांधी, त्याग की उनकी राजनीति है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी के हम लोग हैं। आपकी बात को लेकर के आपको केवल सिर्फ इस बात पर रोकना नहीं चाहता है। आपका अधिकार सिर्फ एमएसपी नहीं है, इससे बहुत बड़ा इसके अंदर आपका अधिकार बनता है। जब हम मांगेंगे तो सारी दुनिया मांगेंगे, ये नहीं कि आपका छोटे से हिस्से पे अधिकार नहीं है, बहुत बड़ा अधिकार है। ठीक, वो आपको अधिकार कांग्रेस के राज में जरूर मिलेंगे, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, ठीक, वहां प्रयास कर रहे हैं हम लोग। हाँ सुनील जी, ये जो धर्मता अब एक तरीके से हम सबके सामने आ रही है कि किसान बनाम सरकार जो है, आखिर यहाँ कमी कहाँ है? क्यों समाधान नहीं हो पाया? और क्या अगर इतना आसान है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो हम इसको लागू कर देंगे, हम इस पर सोच विचार करके करेंगे? इस सरकार की मजबूरियां क्या है कि आखिर देश का किसान अगर आंदोलन कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, तो उसकी बात तक नहीं मान रहा है? देखो, किसान जो भी मांग कर रहे हैं, मेरे हिसाब से वो अनुचित मांग है।
अगर वो उचित मांगे होती तो स्वामीनाथन आयोग की 2006 में रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस सरकार लगभग इसमें 8 साल रही। कोई न कोई कांग्रेस की भी मजबूरियां रही होंगी कि वो एमएसपी पे कानून नहीं बना सकती, और कोई न कोई मजबूरियां बीजेपी सरकार की भी हैं जो एमएसपी का रेट नहीं बना सकती। उसका मैं छोटे से 2-4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हमारे देश की सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 67% आबादी को कम रेट पर खाद्य सामग्री मुहैया कराती है, जिसमें चावल और गेहूँ। चावल और गेहूँ जो खरीदा जाता है वो खरीदती है सरकार 2019-13 की बात करूं तो 19 रुपए 8 पैसे में खरीदती थी, और वहां तक पहुंचता कितने में था? 26 रुपए 83 पैसे। इतना बड़ा सिस्टम जो सरकार का था, जैसे चावल 26 रुपए में खरीदती है और 37 रुपए 23 पैसे लागत आती है उस गरीब तक पहुंचने में, एफसीआई गोदाम रखने में, लाने में, ले जाने में, कर्मचारियों पे सारा कुछ किया जाए। तो ये जो 37 रुपए 23 पैसे वाला चावल या 2 रुपए किलो सरकार दे रही है, और 26 रुपए 83 पैसे वाला गेहूं वो 2 रुपए में दे रही है, तो सरकार कहाँ से दे रही है? और हम तमाम समाचारों में या तमाम सरकार की रिपोर्ट्स पढ़ते होंगे कि हर वर्ष लगभग 1.5 लाख टन के आसपास खाद्य सामग्री एफसीआई गोदामों के बाहर रह करके सड़ जाती है, इसका कोई मतलब नहीं रहता, पानी आने के बाद खुले में पड़ी रहती है। वो सरकार पुरानी व्यवस्था नहीं कर पाई, ये सरकार नई व्यवस्था भी नहीं कर पाई। तो ये किसानों को समझना पड़ेगा। दूसरा, 67% गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गरीबों को सरकार खाद्यान्न मुहैया कराती है, वो लेती है एमएसपी रेट पे किसानों से, और एमएसपी रेट पे कितने प्रतिशत किसानों का लिया जाता है? 6% के आसपास। लगभग 94% किसान एमएसपी रेट से बाहर जाके बेचते हैं, ठीक है, अभी भी है। और दूसरा, यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे लेंगे कि जब भी कभी भी किसी भी फसल की चीजें घटती या बढ़ती हैं, चीनी हो, चावल हो, गेहूं हो, तो वो दूसरे देशों से मंगाई जाती है, आयात होता है। यदि हमारे देश में ये कानून बन गया कि 20 रुपए किलो से कम आप गेहूं लोगे तो आप दंड के प्रावधान में आओगे, कहीं ना कहीं आपको जेल की सजा होगी, या कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होगी। तो वो अपने किसानों से न खरीद करके वो इंडोनेशिया से मंगाएगा, बगल के आसपास के देशों से। व्यापारी इस चक्कर में क्यों पड़ेगा कि मैंने 20 रुपए से किलो नीचे गेहूं खरीदा और मैं जेल जाऊं? वो कहेगा 18 रुपए किलो मुझे इंडोनेशिया से मिल रहा है, मैं वहां से ले आऊंगा। और फिर जब किसानों का गेहूं और चावल खरीदा नहीं जाएगा इस डर से कि कहीं ना कहीं मुझे जेल हो जाए, तब किसान कहां लेके जाएंगे उस खाद्यान्न को? तब तक बेचेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा जब टमाटर, आलू या बहुत सस्ते हो जाते हैं तो किसान सड़कों पे फेंकते हैं, बहाते हैं, खेतों में डाल देते हैं। तमाम आलू खेतों में डल जाता है कि कहीं कहीं खाद बन जाएगा। उस पोजीशन में क्या होती है कि आपका रेट कम होता है। ये किसानों को समझना पड़ेगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की भी स्थिति आपको देखनी पड़ेगी, अन्य देशों में क्या उनकी कीमत है और हमारे देशों में क्या कीमत है, उसका तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा। ऐसे पे सरकार, कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की रही या बीजेपी की रही हो, जब एमएसपी पे कानून लेकर के आती है तो मुझे लगता है अफरा तफरी का माहौल होगा और उससे किसानों को बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, अशोक कुछ कहना चाह रहे हैं आप ही की बात? अशोक, हाँ, मैं इनकी बात का, कौशिक जी की इस चीज का जवाब देना चाह रहा हूँ जो इन्होंने कहा पीडीएस सिस्टम। देखिए, अभी भी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो अन्न दिया है एवरी मंथ। 5 किलो अन्न की कीमत एमएसपी पे मात्र 100 रुपए है। 20 रुपए किलो है गेहूं और 18 रुपए किलो है धान, तो 20 मान लेते हैं मोटा मोटी कैलकुलेशन के लिए। 5 किलो हुआ 100 रुपए का। 80 करोड़ लोगों को दिया है। 80 करोड़ तो बिलो पॉवर्टी लाइन थे, तो एक महीने में हो गया 80 × 100 8,000 करोड़। केवल 8,000 करोड़ पर मंथ। अगर हमको 6 महीना भी खिलाना पड़े तो 8 × 48 50,000 करोड़ में हम पूरे देश की 80 करोड़ जनसंख्या को खाना खिला सकती है सरकार। वट 50,000 करोड़ क्या अमाउंट है? हमारा बजट 20-25 लाख करोड़ होता है। तो किसान को भी आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। हम उस चक्कर में कि पीडीएस नहीं मिलेगा, अभी कैसे दे दिया भाई 80 करोड़ लोगों को, तो इसमें कितना फर्क पड़ने वाला है? किसने कह दिया? और साल भर में 1 लाख करोड़ का होगा, ये केवल 1 लाख करोड़ का होगा। सर प्लीज, मैं कैलकुलेट कर देता ना, 1 लाख करोड़ का अन्न पूरे साल भर होगा। अगर आप 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाते हैं तो कहां इसको देश को नुकसान हो गया भाई? 1 लाख करोड़। आप इसमें 70% तो किसानों को कवर कर रहे हैं, और उतना ही आप जो है वो दोनों पॉपुलेशन मिली हुई है असल में, किसान और गरीब आदमी। तो 70 से 80% लोगों को आप केवल 100 लाख करोड़ में जो है आप उसको कवर कर दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ में, सॉरी
1 लाख करोड़, बजट तो हमारा 24 लाख करोड़ है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। दूसरा इन्होंने कहा इंटरनेशनल प्राइस, प्लीज दूसरा जवाब भी दे देता हूं भाई, आपने कहा इंटरनेशनल प्राइस, मैं कह रहा हूं आपके आंकड़े सही नहीं है। नहीं आंकड़े ठीक, कैलकुलेशन तो मैथमेटिक्स है ना, मैं दे रहा हूं ना, ये तो मैथमेटिक्स है भाई। सुन लीजिए, एफसीआई आप बाद में दीजिएगा, मैं कंप्लीट करूं। क्या फायदा है कि लोग गलत समझेंगे जनता। नहीं आप दे दीजिएगा, मुझे समझ लो, उसके बाद दोनों तो अच्छा लगेगा। आप दे दीजिए जवाब, मैं आपकी दूसरी चीज का, मेरे को आप समझ नहीं पाए इसलिए आप गलत बता रहे हैं। नहीं मैं आप दे दीजिएगा इसका जवाब, लेट मी कंप्लीट। आपने दूसरी चीज कही, दूसरे देशों से हम इंपोर्ट कर ले, ये कर ले। दूसरे देशों में, इवन अमेरिका में, कनाडा में, अमेरिका में सरकार जो है किसान को 40 लाख करोड़ का सब्सिडी देती है किसान को। ऑस्ट्रेलिया, ये जितना भी यूरोप है वहां भी देती है। उसके बाद में सब्सिडी देने के बाद में किसान का सर्वाइवल रहता है, उसके बाद में चाहे मार्केट रेट कम हो जाए। ठीक, अब आपने जो कही सुनील उसको समझ लेते हैं, सुनिए जी। एफसीआई गोदामों में लगभग 7 करोड़ टन की रखने की व्यवस्था है इस समय अपने देश में, 6.68, मैंने 7 करोड़ लगभग बता दिया। 1.5 करोड़ टन के लगभग आसपास एफसीआई गोदामों से बाहर अनाज रखा जाता है, जो हर साल सड़ता है किसी न किसी बारिश आने के कारण। सरकार 67% आबादी को अति रियायती दर पर खाद्यान्न मुहैया कराती है, उस पर लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास की सब्सिडी देती है। जो मैंने आपको बताया कि गेहूं 19 रुपए 8 पैसे का खरीद करके 26 रुपए 83 पैसे का जाकर के पड़ता है उस गरीब के घर तक, जहां चावल 26 रुपए 15 पैसे का खरीद के 37 रुपए 23 पैसे का पड़ता है उस गरीब के घर तक पहुंचने में। इतना 2 लाख करोड़ का जो सब्सिडी सरकार दे रही है, केवल सब्सिडी दे रही है। हाँ। खरीदने की बात छोड़िए आप, हाँ। केवल सब्सिडी पे वो बातें आ रही हैं। हाँ। और मुझे ये बता दीजिए कि यदि ये माल बाहर सड़ेगा, 1.5 लाख करोड़ के आसपास का तो सड़ जाता है, तो वो कैसे बचेगा? कौन बचाएगा उसको? अब आपको सारी योजनाएं रोक करके एफसीआई गोदाम बना दिए जाए, तो और एफसीआई गोदाम में बना दिए जाएंगे तो वो खाद्यान्न जो आएगा और जो जाकर के रख रखाव में पैसा खर्च होगा, वो कहां से सरकार लाएगी? दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि दूसरे देश में, अमेरिका में 40 लाख करोड़ के आसपास देते हैं। आगे बढ़ते हैं अब, हाँ, क्योंकि हम आंकड़ों में खो जाएंगे। और जो अशोक जी बहुत शॉर्ट में टिप्पणी कीजिएगा, क्योंकि हम ना डिरेल हो रहे हैं, थोड़ा सा बहुत पीछे चले गए हम। हमें अभी पश्चिम बंगाल चुनाव पे बात करनी है, हमें बात करनी है कि राकेश टिकैत अगर वहां पे जा रहे हैं अगर, तो उनका क्या असर होगा। चलिए आप अपनी टिप्पणी पूरी कर लीजिए। चलिए इनकी 2 लाख करोड़ की बात मान लेते हैं। अगर 2 लाख करोड़ कह रहे हैं तो 2 लाख करोड़ भी हमारे लिए कोई 70-80% पॉपुलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। इट इज ओनली 10% ऑफ द टोटल बजट। दूसरा एफसीआई के उसकी बात कह रहे हैं, जो स्टोरेज हम लोग करते हैं। हाँ। जब सरकार स्टोरेज नहीं कर पा रही है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एफसीआई तो उसी के अंदर आता है, जिसका 24 लाख करोड़ का बजट है, तो एक आदमी प्राइवेट वाला कैसे व्यवस्था कर देगा पूरे देश के खानन की? हमें मानते हैं, ये बात सही कह रहे हैं कि 30% खाना हमारे देश में वेस्ट होता है, ये बिल्कुल आंकड़ा सही है। तो सरकार को भी इसमें एफर्ट करना चाहिए, एफसीआई के स्टोरेज बढ़ाए। हम तो चाहते हैं प्राइवेट वाला भी बढ़ाए, बस हमको एमएसपी दे दो भैया, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मनोज, अब देखिए, चूंकि किसान सियासत के केंद्र में भी रहा है और राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहले या चुनाव के बाद किसान को अक्सर बीच में रख के योजनाएं भी बनाती है और उनको तरह तरह के भाषण भी दिए जाते हैं, बातें भी कही जाती हैं। क्या अब जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको आप लोगों ने दरकिनार कर दिया है कि उस पर तो कोई ध्यान ही नहीं, ना बात करनी है, ना कोई रास्ता निकालना है, अब जो होगा आगे का होगा, क्योंकि आप चुनावी तैयारियों में जुटे हैं? मतलब इसको नकार दिया है कि अब कोई आंदोलन नहीं है, कोई बात नहीं होगी, कोई आंदोलन नहीं चल रहा? नहीं, सरकार जितना प्रयास कर सकती थी सरकार ने किया, पूरा प्रयास किया, हर तरीके से किया, समझाने की कोशिश की, मीटिंग की, कोर्ट के माध्यम से किया, पर लेकिन जब वो मानने को तैयार नहीं है तो ठीक है भाई, नहीं मानने को तैयार तो आप, ये लोकतंत्र है, आपको अधिकार है, आप प्रदर्शन करने का, धरना देने का, आप बैठिए, ठीक है ना, इसमें कोई रोक तो सकता नहीं ना आपको, तो आप रोकिए, बैठिए। अब चूंकि भाई चुनाव भी है तो वो भी हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि जिन 5 स्टेट्स में चुनाव है वह चुनाव भी लड़ना है, तो वो सब चीजें चल रही हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो इस बात की कहीं आपको नहीं लगता कि जो यही किसान चुनौती पैदा कर सकते हैं आप लोगों के लिए, कि यही वहां पे जब पश्चिम बंगाल के किसान को जाके यूपी के किसान समझाएंगे कि देखिए हमारे साथ ये जाती हुई है, तो वो प्रभावित होगा? तो क्या वो कानून सिर्फ यूपी में लागू होगा, पश्चिम बंगाल में नहीं लागू होगा? जो कानून बनाया सरकार ने वो खाली यूपी के लिए बनाया है या पश्चिम बंगाल भी उसमें आता है उस कानून में? भाई वो जो कानून है वो पूरे देश में लागू होगा, ठीक है, वो पूरे देश में लागू होगा। हाँ। उससे इफेक्टिव पूरा किसान होगा पूरे देश का। हाँ। तो सिर्फ परेशानी पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों को है। हाँ। मुट्ठी भर किसान हरियाणा के हैं, मुट्ठी भर किसान राजस्थान के हैं। हाँ। ठीक है, और तो कहीं नहीं है। इस देश में 400 संगठन हैं जो रजिस्टर्ड है किसानों के,
प्रदर्शन करने वाले कितने संगठन है? 15, 20, उसके अलावा तो है नहीं। देखिए आप ये बताइए, सरकार से बनती है, सरकार बहुमत से बनती है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है, जो लोग ऐसे भी लोग हैं जो नोटा का बटन भी दबाते हैं उसमें, तो वोट तो उन्होंने भी डाला ना, पर लेकिन काउंटिंग वही होती है जहां बहुमत में खड़े होते हो आप। नहीं, तो वो अगर हमारी नियत और नीति गलत होती तो शायद हम पूर्ण इतने प्रचंड बहुमत से दोबारा ना आए होते। नहीं, ठीक है, जिस काम को सरकार ने किया, आज देखिए 40 किलोमीटर रोड पर डे बन रहा है। ठीक, इतिहास में आज तक कभी नहीं हो हिंदुस्तान में। देखिए मनोज जी 15-20 नहीं थे, 41 तो मिलने जाते हैं वहां। नहीं, वो चले गए वापस। आपको डॉक्टर साहब आप मेरी तो यही आपको व्यक्तिगत राय है, नहीं आप जो खेती चालू कर दीजिए। 41 लोग जाते हैं, सरकार का आंकड़ा डेली आता है 41 वो आएंगे। नहीं, अब नहीं आ रहे हैं वो 41 के 41 जाते हैं, वो तो मिलने अरे जाते वो तो वापस चले गए समर्थन देके सरकार को। आपका जो मथुरा वाले थे और जो राजस्थान वाले, कितने लोग तो वापस चले गए, फिरोजाबाद वाले वापस चले गए, भानु चले गए वापस। क्या बात करें डॉक्टर साहब? आप फसल काटने गए होंगे भाई। कोई फसल काटने नहीं गया, आपके कुछ लोगों ने गेहूं और गन्ना डालने आए हैं, वो लिखित में देखे गए सरकार को कि हम जब आए थे तो हम आराम से, मतलब हम लोग कोई हिंसा नहीं चाहते थे, पर लोग हिंसा कर रहे हैं और लोग किसानों को बदनाम कर रहे हैं, लिहाजा हम अपने घर वापस जा रहे हैं। इनको जो करना है करने दीजिए। ठीक है, लेकिन कुछ ग्रुप्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और वो सरकार ने होने दिया और जिम्मेदारी उसकी इधर डाल दी। ठीक है, मनोज तो हमारा कहना था भाई, वहां तक कैसे हम चर्चा स्टूडियो में जरूर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम यहीं तक सीमित है। मैं खुद गाजीपुर बॉर्डर भी गया हूँ, टिकरी बॉर्डर की तस्वीर भी देखी है, किसानों से बात भी की है और प्राइम न्यूज ने कई कार्यक्रम जो है वो दिखाए हैं किसानों को लेकर। उनका यही कहना था कि हमने बहुत उम्मीदों से मोदी सरकार को चुना, उन्होंने कहा कि हमने वोट दिया है, लेकिन आज हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही, तो एक निराशा तो उनमें है ना, जो अगली बार दिखाई देगी। मैं कहता हूं क्या परिभाषा है बात सुनने की, तरफ मुझे आप ही बता दो। छोड़ो कैसे सुने बात, कैसे सुने, वो क्या पैरामीटर है कि आपको लगेगा कि आपकी बात सुन रहे हैं, ये बता दो आप। अशोक जी आप ही बताइए, 11 बार की बातचीत सरकार ने की, आप लोग अगर रास्ता नहीं निकला तो जिम्मेदार कौन है? सरकार कह रही है कि हमने किया, आप लोग कह रहे हैं कोई सुन नहीं रहा, फिर रास्ता क्या है? आप देखिए हिंदुस्तान के 4 मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 4 लोग बैठ के मीटिंग करके सारी चीजें समझा के, सुप्रीम कोर्ट जिससे बड़ी कोई अदालत हमारे देश में नहीं है, उसने आपको कमेटी गठित कर दी। आप ना सुप्रीम कोर्ट को मानने को तैयार हो, ना आप सरकार को मानने को तैयार हो, ना आप संविधान को मानने को तैयार हो, तो अब क्या करें? और कौन सी परिभाषा है और कौन सी भाषा है जिसमें हम आपको समझा दें? हम जो है जब बात करने जाते हैं वहां पर हमने संशोधन रखे, सरकार ने कई तरह से मांगे, भैया क्या बदलाव चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, क्या आप चाहते हो। 15-20 दिए थे, 15 दिए थे, 15 में से सरकार ने 9 संशोधन मांग लिए, कह दिया भाई हमसे गलती हो गई और हम 9 तो कर देते हैं। दूसरी चीज, सरकार जब भी वहां जाते हैं उन कानूनों के फायदे समझाने की कोशिश करती है। अब जब वो 9 संशोधन को कह रही है, 9 गलतियां हैं जिन 3 कानूनों में, तो हमने कहा यार भाई ये तुमने बिल्कुल बना दिया है, बनाना था ऊपर पीने का पानी टंकी वाला, बना दिया आपने नीचे वो साला सेप्टिक टैंक। आप कहते हो सेप्टिक टैंक को हम इसको प्योरीफाई कर देंगे, इसमें आरओ लगा देंगे, इसमें ये कर देंगे, इसमें इसको पानी ऊपर चढ़ा देंगे, फिर पीने का बन जाएगा। अरे बन ही नहीं सकता सेप्टिक टैंक का खांचा। ये तो आपको पीने का पानी दोबारा टंकी ऊपर रख के नीचे आएगा, आरओ लगा के तब पीने का पानी बनेगा। सेप्टिक टैंक को कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये रोक तो दिया, तो इसको जो है, इसको आपने 1.5 साल के लिए कहती है सरकार, हमने स्थगित कर दिया। अरे फांसी का फंदा आपने किसान के गले में लटकाया हुआ है, कहते फांसी भाई 1.5 साल के बाद दे देंगे। अरे उस फांसी के फंदे को निकाल दो पहले, बोलो रिपील, खत्म, और बैठ के दोबारा हम डॉक्टर साहब 2024 में चुनाव है देश में, हम 2024 में चुनाव है, समझे आप? लीजिए ना जो सेप्टिक टैंक की डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उसको बैठ के बना लीजिए दोबारा। और अच्छे से डिफाइन कर दे रहा हूँ। हाँ जी, जब घर में कोई पानी की टंकी रखी होती है और जब वो नीचे पानी आता है पाइप के द्वारा, तो एक पाइप जाता है रसोई में और एक जाता है लेटरिन में। पानी वही, पानी आने वाला पाइप भी वही, लेकिन उसके मुंह कई अलग अलग खुल जाते हैं। तो लेटरिन वाले पाइप जो पानी खुलता है उसको अशुद्ध मानते हैं और रसोई में जो पानी खुलता है उसको शुद्ध मानते हैं।
आता है कि टंकी से? आता है कि टंकी से? एक ही टंकी से एक ही पानी, साइंटिफिक तरीके से देखो तो नहीं है। साइंटिफिक नहीं, उसका कारण बता देता हूं। कह दिया कि इस पानी को आपने यहाँ खोल दिया। अरे इसलिए बता देता हूं क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूं बाय प्रोफेशन। अच्छा। वो लैट्रिन वाले जो टैप है ना, उसमें जो आप लैट्रिन करते हैं, ई कोलाई वहां कीटाणु निकलता है, उसको आप हैंड वॉश भी करते हैं, हाथ डालते हैं, उसमें आपका ई कोलाई लग जाता है। इसलिए ई कोलाई, अरे भाई कानून, भाई ई कोलाई वाला पानी नहीं पी सकते। तो वो जो आप तो सेप्टिक टैंक में भी ई कोलाई है, उसको नहीं पी सकते, वो जहर है। हम जहर को नहीं पीना चाहते। आप, हमें लगता ही नहीं उसमें कान में फायदा है। आप कह रहे हो किसानों को फायदा है। आप टिप्पणी कर रहे हैं। देश की 70%, 72% लोग किसान हैं आज भी। आज देश का 72% आदमी किसान है, तो क्या वो सब सहमत हैं? आप ही सहमत नहीं है? नहीं, सब सहमत हैं। सबको एमएसपी चाहिए। ये सरकार का आंकड़ा है। एक सेगमेंट का जवाब देता हूं। सरकार का आंकड़ा है शांता कुमार जी का। शांता कुमार की रिपोर्ट कराई थी इसी सरकार ने, नीति आयोग की। सॉरी, शांता कुमार ने तो कहा था 6% को एमएसपी मिलता है, और नीति आयोग ने सर्वेक्षण किया था 2016 में। उन्होंने ये किया था कि 94% किसानों को देश में एमएसपी चाहिए। संजय को सरकार का वो है। अभी मैं मनोज जी को सुन रहा था, फिर मुझे लगातार बार बार मैं नहीं चाहता था, उसके बावजूद टिप्पणी करनी पड़ रही है। अरे भाई साहब, आज आप किसान के अंदर डिवीजन करने में लगे हैं। कल आप हिंदू मुस्लिम के नाम से डिवीजन कर रहे थे, उससे पहले आप वर्ग के आधार पे डिवीजन करते हैं, कभी आर्थिक हालात के ऊपर डिवीजन करते हैं, कभी किसी और चीज़। अरे कितना डिवीजन इस देश में करेंगे आप? हमें मालूम है इस बात का कि आपके संस्कारों के अंदर गॉडसे के सारे जो संस्कार हैं आपके पास हैं, और आप घृणा और डिवीजन की डिवाइड, एक मिनट भाई साहब, डिवीजन आपकी राजनीति हम समझते हैं, मगर इस देश को बचाना पड़ेगा। तो आप क्या कर रहे हैं? आप कर क्या रहे हैं ये बताइए। आप देखिए, आप कर क्या रहे हैं? आप करिए ना। किसने रोका आपको? आपके बीच में आपके किस नेता ने रोका? आपने कहा रोका? आपने राहुल गांधी ने कहा रोका? हमने तो दामाद के लोग रखा था ना, जिनको आप दामाद ने रखा था, रॉबर्ट वाड्रा की तरह, समझे आप? उनके हमने हमारे किसी आदमी को, सुनिए आप मेरी बात, बंगारू लक्ष्मण के लोग नहीं है। सुनिए आप मेरी बात, मैं आपसे मुझे कहने दीजिए ना, मेरा टर्न मैं क्यों कर रहे हैं आप? मैं बताना चाहता हूं कि अब आप किसानों को बांटने पर आ गए। शर्म आनी चाहिए आपको कि किस तरह से इस देश के अंदर किसानों को आप विभाजित करके देख रहे हैं कि कौन सा आपके पक्ष में, कौन सा विरोध में। अरे जो व्यक्ति आपसे अगर सहमत नहीं है, आप उसे खालिस्तानी कहेंगे? जो व्यक्ति आपके साथ सहमत नहीं है, अभी मैं सुन रहा था सुनील भाई को, बहुत मैं उनका सम्मान करता हूं, मगर बड़ा मुझे सुनकर के हैरानी हुई कि जब वो कह रहे थे कि वहां प्लॉटिंग हो गई है, तो कोई अलॉटमेंट हो गया? कितना पेमेंट रिसीव हुआ है? कितना पेमेंट प्लॉट के अगेंस्ट में रिसीव हुआ है? किस तरह की घृणा भरी बातें आज हम देश के अन्नदाता के लिए कर रहे हैं, जिसकी आबादी 70% है, और हम किस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। मैं समझता हूं इन चर्चाओं पे विराम लगना चाहिए। इस सरकार को समझना चाहिए, अपने चक्षु खोलने चाहिए, अपनी विचारधारा से बाहर आने चाहिए। आज किसानों को बांटने की बात नहीं होनी चाहिए। आज एक मिनट सर, मैं सुनील भाई एक मिनट में आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, प्लीज मुझे आप अवसर दें। मैं एक मिनट में, प्लॉटिंग पे ऑब्जेक्शन है मेरे को, मेरे को प्लॉटिंग पे ऑब्जेक्शन है। प्लॉटिंग तब होती है जब उसका पेमेंट हो जाए। कौन मालिक है, कौन पेमेंट कर रहा है? अच्छा, किसान के भाई साहब एक मिनट, आप सरकार के उस पक्ष को नहीं देख रहे जो 6-6 फुट नीचे से खोद करके सड़क को और उसके ऊपर बड़ी बड़ी सीमेंट की दीवारें बना रहे हैं, कीले वहां पे ठोक रहे हैं, वो आपको नजर नहीं आ रहा है? आपको किसान का अगर वहां पे रह करके आंदोलन कर रहा है, आपको प्लॉटिंग दिखाई देती है? आपको नजर नहीं आता कि कितनी सर्दी के अंदर 0 डिग्री टेम्परेचर के अंदर कितना किसान, 250 किसान देश का वहां मर गया? आज हम उसके ऊपर चर्चा करना नहीं चाहते हैं, आज हम बात करना चाहते हैं, उनको कहना चाहते हैं कि मर गया। सही नहीं है मेरी बात। अरे भाई सुनिए, के साथ बात कीजिए। क्या बात कर रहे हैं आप? ये ना है ना डॉक्टर सरकार, बताइए मर गया, ऐसे नहीं बोलते। आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, प्रधानमंत्री शहीद हो गए सरकार को। मैं सर एक मिनट, बिल्कुल सर, मैं सही कह रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सर, मैं बात कर रही है। ये हम जो हमारे देश की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है, नौकरी देश अडानी अंबानी को बेच रहे हैं, पोर्ट ट्रस्ट इन्होंने बेच दिया, LIC बेच दिया, रेलवे बेच दिया, इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिए। इन्होंने इस देश के अंदर क्या ऐसी चीज है जो कांग्रेस ने बनाई थी, उन्होंने बेच नहीं दी है, और ये बेचने की सरकार है। ये गवर्नमेंट ऑन सेल है, और ये बेचने, और किसको बेच रही है? 2 लोगों को।
तो लोगों को बेच रही है। हम जो हमारे जो की सरकार है, आप भी इससे खरीदो बचने की जरूरत है, कांग्रेस भी इससे बचने की जरूरत है भाई साहब। कांग्रेस भी आप लालू लक्ष्मण को बेच देंगे, आप भी खरीद लो, गौरसे के लोग हैं बेच देंगे। हम महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर आप भी चाहिए, आप भी तो देश को बनाया है, देश को आजाद किया है, इस देश के अंदर आंदोलन किए हैं। आपको आंदोलन से नफरत होती होगी, हमने आंदोलन करके इस देश को आजाद करवाया है। क्यों नहीं बैठे आप भी बैठिए, किसान भी इस देश के अंदर आपको इस आंदोलन के अंदर सफल होगा। आप बैठिए और इनकी जायज मांगे सरकार को माननी पड़ेगी, और नहीं मानना चाहते इस्तीफा देके बाहर आ जाइए आप। इस देश के अंदर कानून वो होगा जो किसान चाहता है, उनकी न्यायोचित मांगे उसको मांगना ही पड़ेगा। और एक एक करके सारे राज्यों में और पूरे देश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी को बाहर आना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। तो आप प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे फिर? आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? अरे भैया हमारे यहाँ आप नाम तो बताइए, बहुत लोग प्रधानमंत्री कौन होगा? आप नहीं है, बता दीजिए। आपकी तरह नहीं है, अडानी अंबानी का स्पॉन्सर्ड व्यक्ति रॉबर्ट वाड्रा, क्या रॉबर्ट वाड्रा बनेंगे? लाल कृष्ण अडवाणी इस लायक नहीं थे, राहुल गांधी बनेंगे? बताइए, मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, कांग्रेस के पास एक ऐसा आप बताइए कौन नहीं था देश का प्रधान? और आपने दो उद्योगपतियों के दलालों को आपने इस देश के अंदर सत्ता सौंप दी। आज वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। जिस भारतीय जनता पार्टी को लेकर लाल कृष्ण अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी चले थे, ये वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये वो संघ की पार्टी नहीं है, ये आज उद्योगपतियों की पार्टी है, दो घरानों की पार्टी है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर राज चलेगा, किसान का चलेगा, मजदूर का चलेगा, गरीब आदमी का चलेगा, बेरोजगार का चलेगा, और उन महिलाओं का चलेगा जिन महिलाओं के अंदर लगातार आज बलात्कार की संख्या बढ़ती है। आप मोमबत्ती लेके खड़े होते थे इंडिया गेट के ऊपर, भूल गए ना आप? किस तरह से देश के अंदर रेप के मामले आपकी सरकार में राहुल गांधी बताइए आप मुझे। आपके पास जवाब है, शर्म आपको आती नहीं है। कौन सा एक वर्ग है जिसके लिए आपने काम किया है सिवाय उद्योगपतियों को छोड़ करके? सबके लिए उद्योगपतियों को बताइए मुझे। 3 तलाक बताइए किसान को क्या दिया? 47 साल के अंदर ऐसे मामले आपने क्या दिया? आपने मजदूर को हेल्प किया है। आप देखिए कितना 1200 किलोमीटर आपने मजदूर को पैदल चलाया है इस देश के अंदर। आपने इस देश के अंदर किस तरह से निजीकरण करने का काम किया है? आज इस देश को, जिसका आपको देश को जवाब देना पड़ेगा। हाँ, आखिरी कमेंट सुनील आपसे कि क्या अब ये जो पूरी तस्वीरें सबने देखी, आंदोलन को लेके, प्रदर्शन को लेके, बातचीत हुई उसको लेके भी, अब जो प्रचार हो रहा है उसको लेके भी, क्या ये जो चुनाव होने वाला है, किसान ये जो है, किसान नेता है, किसान आंदोलन जो है, क्या ये मतदाताओं को प्रभावित करेगा? देखो, सरकार ने भी अपनी बात कह दी, किसान संगठनों ने भी अपनी बात कह दी, विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों ने भी अपनी बात कह दी। अब ये जनता के दरबार में गया है। अब जनता इसका न्याय करेगी आखिर में कौन सही है, और इन 5 राज्यों के चुनाव बता देंगे निश्चित तौर से कि किसान के से संबंधित जो कानून आया है वो किसानों के लिए ठीक है तो सत्ता में आएंगे। मुझे लगता है नहीं लौटते हैं तो कहीं ना कहीं किसान इनके विरोध में है। ये रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। चलिए, बिल्कुल। तो अब देखना ये होगा कि जो चूंकि राकेश टिकैत लगातार पश्चिम बंगाल में भी हमने देखा, वहां पे वो गए हैं, पंचायत भी कर रहे हैं, महापंचायत, और बातचीत भी कर रहे हैं। देखना होगा इसका असर क्या होगा। चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया मनोज पंडित, संजय गुप्ता, अशोक पवार और सुनील कौशिक जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो बात अब यहाँ पे खत्म नहीं होती, बात यहाँ पे आ जाती है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल के साथ साथ 5 राज्यों में चुनाव है, और अब जो किसान नेता है वो उन राज्यों का रुख कर रहे हैं जहां पे चुनाव है। क्या वो उन्हें प्रभावित कर पाएंगे? क्या इसका असर चुनाव पर होगा? ये परिणाम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमने इस चर्चा में समझने की कोशिश की कि आखिर इसका असर क्या होगा। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।